साहित्य का मूल स्वर प्रतिरोध है और साहित्य का लक्ष्य समाज को सुंदर बनाना है। हम लोक साहित्य में प्रतिरोध के स्वर को किन किन रूपों में देख सकते हैं? लोक गीतों के रूप में, लोक नाटकों के रूप में, कई बार कहावतों के रूप में, और ये आधुनिक भारतीय भाषाओं के पहले भी है। जब सूर कह रहे हैं मोको काश्य कृषि काम, या तुलसी कह रहे हैं मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, तो यह भी प्रतिरोध का ही स्वर है। वर्तमान समय में आपने श्री नंदन शास्त्री, केसरी नंदन, मथुरा प्रसाद नवीन की चर्चा की। हम भोजपुरी के शेक्सपियर यानी भिखारी ठाकुर की बात करें, जिन्होंने विदेशिया जैसे नाटक का मंचन जब कहा जाता है कि कलकत्ते में किया, तो ये जो औद्योगिकरण के कारण जो नए नए बाजार बस रहे थे और गांवों से, घरों से लोगों का जो पलायन हो रहा था, खेती बाड़ी छोड़ करके लोग कलकत्ते और उसी तरह के दूसरे शहरों में बसने लगे थे, तो कहा जाता है, माना जाता है कि विदेशिया जैसे नाटक देखने के बाद गांव तक फिर उनकी वापसी होनी शुरू हुई। तो हम आग्रह करेंगे सुनील कुमार पाठक जी से, जबकि भोजपुरी को लेकर के अभी बहुत सारी शिकायतें भी हैं कि अभी वर्तमान में वहां किस तरह के गीत और किस तरह के साहित्य रचे जाते हैं, जबकि एक समृद्ध साहित्य का इतिहास है, चाहे वो लोक गीतों के माध्यम में हो या लोक नाटकों के माध्यम से हो या मुहावरों के माध्यम से हो। तो हम आदर के साथ आपको बुलाना चाहेंगे कि आप भोजपुरी साहित्य में जो प्रतिरोध के स्वर हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस गोष्ठी के अध्यक्ष जी, मंचस्थ सभी विद्वज्जन और सभागार में उपस्थित रचनाकार मित्रों, लोक भाषा के साहित्य में प्रतिरोध का स्वर, खासकर भोजपुरी के संदर्भ में अपनी बातों को रखने के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। भोजपुरी को लेकर जैसा कि अभी संचालक महोदय ने संकेत में ही अपनी बातें रखी कि आज इसका साहित्य, और मूल रूप से देखी जाए तो भोजपुरी की संस्कृति ही कहीं दिग्भ्रमित तो नहीं हो रही है, उसकी दिशा कहीं विचलित तो नहीं हो रही है। और यह आशंका निश्चित रूप से आम एक पाठक के मन में या एक श्रोता के मन में इसलिए जाती है, जब हम भोजपुरी फिल्मों को देखते हैं आज के, जब हम भोजपुरी जो गवैये हैं इनके गीतों को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि भोजपुरी एक अपसंस्कृति की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। लेकिन मैं आपको आज के अपने इस वक्तव्य के द्वारा यह विदित करना चाहूंगा कि भोजपुरी के जो गीत आप सुनते हैं बसों में, गाड़ियों में, वाहनों में चलते हुए, वे गीत और उन्हीं गीतों तक भोजपुरी का साहित्य आज सीमित नहीं है। मैं दावे के साथ ये कहने की स्थिति में हूं कि वे गीत आज भोजपुरी साहित्य में सम्मिलित नहीं है। इसका कारण यह है कि जो भोजपुरी गवैये हैं, वे गवैये अपने लिखे हुए गीतों को ही गा रहे हैं। भोजपुरी में काफी अच्छे अच्छे और सुकवि आज भी जिनके गीतों को वे गाते नहीं हैं, तो गवैये ही कवि बन बैठे हैं और अच्छे कवियों के, सुकवियों के गीतों को वे अपने कंठ से मुखरित नहीं करते हैं। और बाजारवाद जो हावी है, जो बाजार की मांग है, जो अश्लीलता का जो आरोप आज भोजपुरी पर लग रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ जो चंद मंचों के गवैये हैं और जो ये व्यास के नाम पर व्यासगिरी करते हैं, राम कथाएं सुनाते हैं, कृष्ण कथाएं सुनाते हैं, लेकिन उन कथाओं की आड़ में
ये अपनी जो छिछड़ी मानसिकता है उसका वे आरोपण करते होते हैं हमारे भोजपुरी जनमानस पर। तो इसकी ओर निश्चय ही भोजपुरी रचनाकारों को, भोजपुरी साहित्य से जो जुड़े हुए भोजपुरी जो अदीब हैं उनको सोचना होगा और अपने साहित्य को, अपनी संस्कृति को समृद्ध बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि ऐसे लोगों को हाशिए पर कैसे किया जाए, इसको सोचा जाए, समझा जाए। मित्रों, अभी भोजपुरी की जब बात हो रही है तो भोजपुरी के संस्कार गीतों की ओर अभी हमारे मगही से जुड़े मित्र ने इशारा किया था। आप भोजपुरी के उस एक सोहर के प्रसंग की ओर मैं ध्यान आपका दिलाना चाहूंगा जिसमें एक हिरन जाती है राजा दशरथ के दरबार में और वहां पर कौशल्या मैया से वह अनुरोध करती है कि वह उसके हिरना को छठियार में राम के मार कर तो वे उसे जरूर उसको खा पी जाएं, लेकिन उसके खाल को उसे जरूर लौटा दें। यह एक प्रतिरोध का ही स्वर है भोजपुरी के उस सोहर में। कहती है वह हिरनी कि मचिया बैठल कोशिला रानी, हिरनी आज करे हो रानी मसवा त सिंझेला रसोईया, खलरिया हमें दिहती नु हो। पेड़वा से टांगी खलरिया त मनवा समुझाई भी हो, रानी हिरी फिरी देखब खलरिया, जनुक हरिना जियती हो। वह यह इस आभास में जीना चाहती है, उस खाल को ले जाकर के टांग कर पेड़ों पर रख करके कि मेरा हिरना अभी भी जिंदा है, लेकिन कौशल्या इसके लिए तैयार नहीं होती और वे कहती हैं कि नहीं, वह खाल भी तुम्हें नहीं मिलेगा, उसका तो मैं राम के लिए, उनकी डफली के लिए मैं उसका उपयोग करूंगी और डफली बजेगी उससे राम की। और तब स्थिति यह आती है कि जाहू हिरनी घर अपना खलरिया, न देई भी हो हरनी खजड़ी के मढ़ाई भी राम मोरा खेली है न हो। तो ये भोजपुरी सोहर है जिसमें यह एक हिरनी का विद्रोह है और प्रतिरोध का इससे बड़ा और स्वर क्या हो सकता है। भोजपुरी के आदि कवि कहे जाते हैं कबीर, और कबीर का पूरा साहित्य अगर आप देखें तो वह व्यवस्था के विरुद्ध, जात धर्म, इन तमाम चीजों के विरुद्ध, जो सामाजिक विषमता है, जो भी सामाजिक विसंगतियां, जो विद्रुपताएं हैं, उनके विरुद्ध कबीर लिए लुकाठी हाथ। तो भोजपुरी के आदि कवि कबीर में ही वह प्रतिरोध का स्वर है। आप गोरखनाथ की वाणी को देख लें या सरहप्पा में जो भी भोजपुरी का अंश है उसको आप देख लें, तो ये तमाम चीजें जो हैं वह प्रतिरोध का ही स्वर है। आज मुझे याद आ रहे हैं सिपाही सिंह श्रीमंत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उनका जुड़ाव रहा है, और उनकी एक कविता याद आ रही है आंधी, जिसमें वे लिखते हैं कि गुमसुम गुमसुम तनिको न भावे हमें, आंधी हई आंधी अंधाधुंध मचाई है। गुमसुम गुमसुम तनिको न भावे हमें, आंधी हई आंधी अंधाधुंध हम मचाई ले, और नाश लेके आई ले कि नया निर्माण होके, नया भी तो उठेला पुरान भी तो ढाई ले। मित्रों, आप देखें इस कविता की संजीदगी को, भोजपुरी के इस कवि को, जो गुमसुम गुमसुम का माहौल बिल्कुल नहीं बर्दाश्त झेलने की स्थिति में है, वह बराबर पुरातनता को उसका उच्छेदन करते हुए नई भी नई नींव डाल करके उठाना चाहता है। या फिर भोजपुरी की कविता, जो दलित कविता की जो प्रारंभिक कविताएं हैं उसमें से एक कविता मानी जाती है। मैं हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत का उल्लेख करना चाहूंगा आपके समक्ष, जो सरस्वती में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सितंबर 1914 में छापी थी। इस रचना को आप देखें, इस कविता में प्रतिरोध को वे कहते हैं कि हड़वा मुसैया के देहिया है हमनी के, हड़वा मुसैया के देहिया है हमनी के, ओकरे के देहिया बभनों के बानी,
ओकरा के घरे घरे पूजवा हो खत बाटे, सगरे इलकवा भइल जजमानी। हमनी के इनरा के निगचे न जाई ले जा, हमनी के इनरा के निगचे न जाई ले जा। अब पाके में से भरी भरी पियतानी पानी, अब पनही से पीटी पीटी हाथ गोड़ तुरी दे ले। हमनी के एतन एक कहे के हलकानी। आप अछूत की शिकायत हीरा डोम जी की संरचना को देखें, या फिर उसी युग में आप प्रिंसिपल मनोरंजन की फिरंगिया कविता को देखें, जहां वे लिखते हैं कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के रहे रामा, काहे हो भइल मसान रे फिरंगी। पूरी लंबी कविता है, मैं बहुत कम समय आपका लेना चाहता हूं। और भी हमारे मंचस्थ साहित्यकार और श्रुति समीक्षक लोग बैठे हुए हैं यहाँ। मित्रों, भोजपुरी या किसी भी लोक भाषा का आज एक मिथक कहा जा रहा है लोक भाषाओं को लेकर के। मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिली हुई है, अन्य जो बिहार की लोक भाषाएं हैं उनको यह जगह हासिल नहीं है। लेकिन बीच में चर्चा चली थी कि हाँ, भोजपुरी को भी लोक भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन सरकार बीच में ही ठमक गई। कई ऐसे मौके आए और कहा जाने ये लगा, कलकत्ता के हिंदी के बड़े भारी विद्वान हैं, नाम मैं नहीं लूंगा मंच से उनका, लेकिन उन्होंने जाकर कहा कि राष्ट्रभाषा इससे हमारी अशक्त हो जाएगी। जब ये बोलियां हिंदी की इनसे पृथक हो जाएंगी तो हमारी राष्ट्रभाषा बचेगी क्या। और अपनी बात की वकालत करने के क्रम में यह भी कहा गया, इस भोजपुरी का क्या, इसकी तो कोई अपनी स्वतंत्र लिपि ही नहीं है। पता नहीं हिंदी की कौन सी लिपि है, वे क्या कहना चाहते थे। अगर लिपि ही यह 8वीं अनुसूची में जाने की एकमात्र अर्हता है तो भाई हिंदी तो राष्ट्रभाषा बनाने की बात चल रही है और राष्ट्रीय एकता को समृद्ध करने वाली भाषा के रूप में इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है। आप जरा बताएं, हिंदी का वजूद अगर इन लोक भाषाओं के अवदान को हम समाप्त कर दें, अगर तुलसी के अवदान को, सूर के अवदान को, जायसी के अवदान को, बिहारी के अवदान को अगर हिंदी से पृथक कर दिया जाए तो हिंदी के पास बचता क्या है अपना। क्या भारतेंदु से ही हिंदी मानी जाएगी। लेकिन हाँ, साजिशन आप देखें कि साजिशन ऐसा हो रहा है। विद्यापति अब सिलेबस से बाहर हो रहे हैं, पाठ्यक्रम से बाहर हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्रों से, केदारनाथ जी को मैं आज याद करना चाहता हूं, जब लोक भाषाओं और हिंदी के द्वंद्व को मिटाने की दिशा में केदारनाथ जी ने कहा कि हिंदी, भोजपुरी मेरा घर है और हिंदी मेरा देश। उनकी कविता केदार जी की, और उसमें वे इस अवरोध को समाप्त करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि इन लोक भाषाओं के बगैर हिंदी का कोई महत्व नहीं है। आप याद करें आज की हिंदी की स्थिति को। आज हिंदी कविता, बीच में हिंदी कविता को कहा जाने लगा कि हिंदी कविता एक तरहीपन का शिकार हो गई है, बिल्कुल एक तरह की कविताएं आ रही हैं। तो हिंदी कविता की जो वापसी हुई वह इसी लोक के रास्ते हुई। मित्रों, हिंदी में अगर अरुण कमल, हिंदी में अगर त्रिलोचन शास्त्री, अगर बाबा नागार्जुन, ये अगर नहीं आए होते अपनी लोक भाषाओं की खुशबू, उसके सौंदर्य को लेकर के, तो आज हिंदी की क्या स्थिति होती आप याद करें। इसलिए इन लोक भाषाओं का क्या महत्व है। रही बात अब भोजपुरी के आज के समकालीन साहित्य में, समकालीन साहित्य के बहुत देर ऐसे रचनाकार हैं, मैं नाम लेकर के ये नहीं कहना चाहता हूं, फिर भी कुछ को याद करना चाहता हूं। आप याद कर सकते हैं रामजियावन बावला जी को, दुर्गेश अकारी जी को, सिपाही सिंह श्रीमंत को, आचार्य महेंद्र शास्त्री को। ये सब के सब जनवादी धारा के हमारे कवि हैं। अभी समकालीनों में आप अगर देखें तो तैयब हुसैन पीड़ित को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उनको। और जो बाजारवाद है आज का,
जो हमारी अपसंस्कृति है उसके विरुद्ध कैसे स्वर हैं इन कवियों को देखें। आज तैयब हुसैन पीड़ित को मैं पढ़ रहा हूं कि राजा भैले नंग धड़ंग, राजा भैले नंग धड़ंग, दरबारी सुघरावे अंग, आ कहस की इह वस्त्र वैसकी, भारतीय के लागी तंग, राजा भैले नंग धड़ंग। राजा खाए में अलसाला, एही से हरदम कुछ खाला, आ खाए में परहेज न ओकरा, जे कुछ कहे हजम कर जाला, राजा खाए में अलसाला। दूसरी कविता, लोहा खाला, पत्थर खाला, जंगर और जनावर खाला, पी घलक नदियन के पानी, तबहू हरदम करे घोटाला, आ तबह खाली देश बचल बा, देखी कहिया चट कर जाला, राजा खाए में अलसाला। तो यह भोजपुरी कविता का तेवर है मित्रों। और अपने इसी तेवर को लेकर के एक ऐसा प्रतिरोध भोजपुरी के साहित्य में भी, चाहे वह भोजपुरी का लोक साहित्य हो, लोक साहित्य में भी जो संस्कार गीत हैं, जो रोपनी के गीत हैं, सोहनी के गीत हैं। आप विवाह शादी के मौकों में हम तमाम लोग गांवों से आने वाले लोग हैं, आप जानते हैं कि जब बारात चली जाती है गांवों से, तो रात में नारियां जो हैं रथ यज्ञ करती हैं, और उस रथ यज्ञ में पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। कहा तो यह जाता है कि रात भर जागरण वे करती हैं अपनी रक्षा और अपनी घर संपत्ति की रक्षा के लिए, लेकिन बात कुछ और भी हो सकती है मित्रों। यह नारियों, हम क्यों न उस रथ यज्ञ को, उस जमकच के उस गीतों को, उस नाटकीय व्यवहार को, नाटकीय आचरण को महिलाओं के, एक समाज में बराबरी का इतिहास रचने का क्यों नहीं आखिर उस प्रथा को हम माने। निश्चय ही ये सारे जो विधि विधान हैं हमारे, जो लोकोपचार हैं हमारे जीवन के, भोजपुरी क्षेत्र के, भोजपुरी जनमानस में बैठे हुए, ये सब किसी न किसी रूप में प्रतिरोध को हमारे इंगित करते हैं। मित्रों, मैं शायद अब ज्यादा बोल रहा हूं, अन्य सभी वक्ता हैं, आप निश्चय ही इस बात से सहमत होंगे कि इन लोक भाषाओं का भी इस हिंदी के विकास में और इस साहित्यिक विकास में आज भी अपना महत्व है। लोक भाषाओं का जो लोक साहित्य है वह तो है ही प्रतिरोध मूलक, रोपनी के गीत हों, सोहनी के गीत हों, लेकिन आज भी हमारे प्रकाश उदय के गीतों को देखें, आज भी भगवती प्रसाद द्विवेदी के गीतों को देखें, बलभद्र के गीतों को देखें, अशोक द्विवेदी के गीतों को देखें, इन तमाम रचनाकारों में आपको प्रतिरोध की वह वानगी देखने को मिलेगी। प्रकाश उदय एक अपने गीत में लिखते हैं, मैं उनकी गीतों को कोट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भावार्थ रख रहा हूं, कि काशी विश्वनाथ में और वहां पर मस्जिद में जो अल्लाह मियां हैं, दोनों कैसे तबाह हैं। वे जलधारी से तबाह हैं, उनको ठंडा लग रहा है। ये बिंब देखिए कैसे करता है भोजपुरी का कवि, और अल्लाह मियां उधर जुम्मे के दिन घबरा उठते हैं भीड़ जब मस्जिद में जुटती है। तो यह भोजपुरी कविता का आचिंतन है, भोजपुरी कविता की वानगी है। मित्रों, मुझे ये पर्ची मिल गई है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और मात्र इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भोजपुरी कविता भी प्रतिरोध रचने में किसी अन्य भारतीय लोक भाषा से या भारतीय किसी भी भाषा से कम नहीं है, ज्यादा ही मुखरित है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल पाठक जी, आपने कबीर को भोजपुरी से जोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बनारस वह केंद्र है जहां अवधी भी है, ब्रजभाषा भी है और भोजपुरी भी है, और कबीर का पूरा शब्द निरंतर लोक साहित्य ही है, और वह उसमें केवल और केवल प्रतिरोध का स्वर है। आपने आधुनिक रचनाओं को भी यहाँ लाकर दिखाया कि वहाँ भी किस तरह से प्रतिरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं।